Hello students. Today we will start another topic of urinary system, that is role of renin-angiotensin system in kidney. So let's start the video. Okay, so let's start with introduction of regulation of glomerular filtration rate, GFR. यानी कि GFR जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होता है। देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, जो हमारी किडनीज होती हैं यानी कि बोथ किडनीज हमारे पर मिनट में जितना यूरिन जितना यूरिन को इकट्ठा कर पाएंगे या जितना यूरिन को कलेक्ट कर पाएंगी, कितने में, पर मिनट में, तो वो जो आपका अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो दोनों किडनीज हैं हमारी, बोथ किडनीज जितना भी अमाउंट हमारा यूरिन का है वो कलेक्ट कर पाती है इन पर मिनट। ठीक है, यानी कि पर मिनट के अंदर जितना भी जीएफआर उनका जो भी आपका यूरिन जो है वो कलेक्ट हो पाएगा, उसको टर्म किया जाता है, उसको टर्म देते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, सो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू वुमन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे देखिए आपकी जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, और साथ ही में क्या है, वुमन कैप्सूल्स भी है। ठीक है, वुमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, जो हमारी ये जो आप देख रहे हो एफरेंट जो आपकी आर्टरीज एंड इफरेंट आर्टरीज हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एफरेंट आर्टरीज से जो है ब्लड आता है और ब्लड आने पर क्या होता है, जितना भी टॉक्सिन्स वगैरह है वो सारा का सारा हमारे वुमन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन पर यूनिट टाइम में जितनी हो पाती है उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो ग्लोमेरुलर जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो तीन तरीके से उसके तीन वेरिएबल्स होते हैं, तीन तरीके से वो मेजर होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है आर्टेरियल प्रेशर, एफरेंट आर्टियोल रेसिस्टेंस एंड इफरेंट आर्टियोल रेसिस्टेंस। यानी आर्टेरियल प्रेशर क्या हो गया, आपकी आर्टरीज में लगने वाला ब्लड का प्रेशर। ठीक है, ब्लड कितने स्पीड से आपकी जो आर्टरीज है उसमें आ रहा है, उसकी वजह से जितना भी प्रेशर आपके जो है वो वेसल्स पे लगता है वो क्या होता है, वो हमारा आर्टेरियल प्रेशर कहलाता है। वहीं एफरेंट आर्टियोल रेसिस्टेंस क्या है, ये होता है आपका जितना भी हमारा ब्लड है वो रेसिस्ट करेगा, एफरेंट आर्टियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तब, तो उस वक्त जो हमारा फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, वो होता है एफरेंट आर्टियोल रेसिस्टेंस फोर्स। यही सेम अगर हम देखते हैं, जब हमारी इफरेंट आर्टरियोल्स जो होती हैं वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, अब जो प्रेशर लगेगा ब्लड का हमारे इफरेंट आर्टरियोल्स पे वो क्या कहलाएगा, इफरेंट आर्टरियोल रेसिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव रीनल ऑटो रेगुलेशन, यानी कि जो हमारा रेगुलेशन होता है जीएफआर का वो किस तरीके से होता है। तो वैसे तो ये दो तरीके से है, मायोजेनिक मैकेनिज्म और टिब्यूलोग्लोम्युलर फीडबैक, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ये आपका दो और जैसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहता है आपका इंट्रेंसिक कंट्रोल एंड एक्सट्रेंसिक कंट्रोल में। ठीक है, तो मायोजेनिक और ये आपका ट्यूबुलो जो ग्लोमेरुलर फीडबैक है, ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, इंट्रेंसिक कंट्रोल के अंदर। तो ये ऑटो रेगुलेशन हो गया, जिसमें हमारी किडनी क्या होती है, खुद अपने आप जो है ऑटो रेगुलेट करके अपने जीएफआर को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। वहीं अगर जो एक्सट्रेंसिक कंट्रोल हो गया, एक्सट्रेंसिक मतलब कि अब क्या हो गया, ये हमारा ऑटो रेगुलेशन नहीं है, अब क्या होंगे, कुछ और जो चीज़ें होंगी वो आपके इस चीज़ को, जो आपके जीएफआर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दो तरीके से होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सबसे पहले हम बात करते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म की। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो एफरेंट आर्टरियोल रहता है,
एफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या होता है, हमारे वुमेन कैप्सूल की तरफ यानी हमारे ग्लोम्युरल में क्या लेके आना, ब्लड को लेके आना। अभी क्या होता है कि जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर होता है जैसे ही इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, यानी कि वो अपने साइज में कम हो जाएंगी। जैसे ही वो साइज में कम हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, नैरो होने की वजह से क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो आपकी जो कैपिलरी है उसके अंदर आना कम हो जाएगा। यानी कि अभी जो है वो नॉर्मल अमाउंट में ब्लड आपका आ रहा था, अब क्या हो गया, जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका जीएफआर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस तरीके से हमारे जीएफआर पे पड़ जाता है, मायोजेनिक जो है वो आपका, और जिस तरीके से जैसे ही क्या होगा कि आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा इट मीन्स कि आपकी जो जो वेन है या जो आपकी कैपिलरी है वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। पोजीशन का मतलब हो गया कि जहाँ पे वो कॉन्स्ट्रिक्ट थी वो रिलैक्स कर जाएगी। जैसे ही रिलैक्स करेगी तो ब्लड क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में आना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ब्लड हमारा ज़्यादा अमाउंट में आएगा तो जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा, और फिल्ट्रेशन का रेट जैसे बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है वो हमारी मायोजेनिक की रहती है। वहीं अगर हम ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लूप ऑफ हैनल होता है, लूप ऑफ हैनले होता है, उसमें क्या होता है कि वो हमारा NaCl के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। तो जैसे ही हमारा जीएफआर इंक्रीज होता है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो NaCl होता है वो हमारा उसको इनफ टाइम नहीं मिलता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स केमिकल्स होते हैं लाइक एटीपी। तो ये एटीपी क्या करते हैं, ये हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होगा तो NaCl जो होगा उसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा इट मीन्स कि हमारा जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही हमारे ब्लड में यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन है वो हमारे NaCl का ज़्यादा होने लगेगा, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक सिग्नल आएगा, और सिग्नल की वजह से क्या हो जाएगा कि जो कॉन्स्ट्रिक्ट वेसल है वो वापस से आपकी रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होने की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड का फ्लो जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका जीएफआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो तरीके से मैकेनिज्म होती है मायोजेनिक एंड ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक की। बाकी जो मैंने सेकंड बात करी थी एक्सट्रिंसिक कंट्रोल की, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके न्यूरल हार्मोनल और कुछ वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं जो आपके ऑटो रेगुलेशन को क्या करते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि आपकी जो जीएफआर को है वो जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो उसमें कुछ आपके न्यूरल हार्मोन्स भी रहते, कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, कुछ आपके हार्मोन्स भी रहते हैं, कुछ ड्रग्स भी रहती हैं, कुछ तरीके की ड्रग्स भी होती हैं, कुछ वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं। और एक और चीज़ होती है आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। वो भी क्या करती है, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम रेगुलेशन ऑफ जीएफआर की बात कर रहे थे। तो जो मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी तो उसमें जीएफआर इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से होता है, तो उसको हम चलिए देखते हैं। इस डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या वैसो रिलैक्सेशन होता है और उसकी वजह से उसका जीएफआर पे इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है, किस तरीके से जीएफआर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जैसे कि आपका जो आपका ए वाला जो आपको डायग्राम है इसमें दिखाई दे रहा होगा कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ए यानी कि आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या कर रही है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, इसका नैरो हो रहा है। नैरो होने की वजह से ब्लड का फ्लो जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। आप इमेजिन कर भी सकते हो यहाँ पर कि अगर इसका साइज छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो जैसे ही कम होगा यहाँ पर, तो कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोम्युरल फिल्ट्रेशन जो आपका यहाँ पे ग्लोम्यूरस है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे PGC जो है वो डिक्रीज दिखा रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेट जो GFR है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वहीं जो बी वाली है, आप देखिए बी वाले डायग्राम में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने इफ्रेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। ब्लड जो ब्लड का फ्लो है वो यानी कि जो कमिंग ब्लड है वो तो अपना पर्टिकुलर अमाउंट में प्रॉपर अमाउंट में आ रहा है,
है, ठीक है। तो वहां पर देखिए जो आपका पीजीसी है यानी कि आपका जो यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ पर मेंटेन है, यहाँ पे इंक्रीज हो रखा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यानी ब्लड जितने फ्लो में आ रहा है उतने फ्लो से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह से ब्लड यहाँ पर ज्यादा हो रहा है और ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने की वजह से, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपको जो जीएफआर है वो क्या होगा, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर थर्ड वाला जो सी डायग्राम है, इसमें देखिए क्या किया इन्होंने, इफरेंट आर्ट्रियोल को अब यहाँ पर डायलेट कर दिया, यानी ब्लड का फ्लो क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ से ब्लड निकलेगा ज्यादा अमाउंट में, यानी ब्लड आ कम रहा है और ज्यादा अमाउंट में यहाँ से पूरी पूरी प्रॉपर अमाउंट में यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पीजीसी आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से जो जीएफआर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यही जो डी वाली आपका डायग्राम है, डी डायग्राम में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एफरेंट आर्ट्रियोल को अब इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर क्या हो गया, डायलेट हो गया। डायलेट होने की वजह से आप देखिए अमाउंट ब्लड का कितना ज्यादा अंदर जाएगा, ठीक है, कितना ज्यादा अमाउंट में ब्लड यहाँ पर आ रहा है। तो इसी वजह से पी जो आपका यहाँ पर प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जीएफआर भी जो है वो काफी अमाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम जो है वो इस तरीके से समझ आ रहा होगा कि आप, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ डिक्रीज जीएफआर और इंक्रीज जीएफआर की, ये किस तरीके से काम करते हैं। सारा जो आप देख रहे हो कि जो सारी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्सेशन के ही हेल्प से हो रही हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हमारे जीएफआर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो हमारा हार्मोन बेस्ड सिस्टम रहता है, और ये हमारी बॉडी में हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें 3 तरीके के हार्मोन यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड एल्डोस्टेरॉन। तो चलिए इनको पढ़ते हैं हम विद डायग्राम। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लीवर है वो लीवर क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजिन जो आपका हार्मोन है उसको रिलीज करता है। एंजियोटेंसिनोजिन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, लिवर से। वहीं जो किडनी होती है, किडनी क्या करती है, वो रेनिन को रिलीज करती है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है वो आपका एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम, ACE, एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम। अब जो ये एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारा मेन जो है वो प्रोडक्ट होता है, या हम कह सकते हैं मेन केमिकल है, जो बाकी सारी जगह जो आपकी जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां पर जितने भी चेंजेस जो आ रहे हैं वो हमारे इसी एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारा ट्यूबुलर वाला पोर्शन है उसमें सोडियम और आपका NaCl का रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, हाइड्रोजन आपका जो वाटर रिटेंशन, ये सारी चीजें होती हैं। और आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीशन करने लगता है। जो आपके आर्ट्रियोल्स हैं वो क्या होंगे, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ADH सिक्रीशन करती है। ADH हमारा हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको रिलीज करती है और हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो ये सारे काम जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हो रहे हैं। ओके, पिछले डायग्राम में हमने रेनिन एंजियोटेंसिन की बात की थी। अभी एक और डायग्राम भी है हमारे पास। देखिए इस डायग्राम में भी हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, और आपको आई होप कि इसमें इजीली और अच्छे से समझ आ पा रहा होगा, क्योंकि एक फ्लो चार्ट है और आप फ्लो चार्ट को इजीली याद कर पाएंगे कि लीवर से देखिए डायरेक्ट हमारा एंजियोटेंसिन निकल रहा है, ये हमारा एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है रेनिन की हेल्प से। फिर हमारा जो ACE है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहां पर जाकर अपनी एक्टिविटी को
क्या करता है, एनहांस करता है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो भी हमारी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो सारे किसकी वजह से आते हैं, एंजियोटेंसिन 2 की हेल्प से आते हैं। ठीक है, चाहे वो किडनी हो जाए, चाहे वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, या हमारे जो मसल्स हैं, वेसल्स वगैरह हैं, हाइपोथैलेमस है, तो इसमें जितने भी फंक्शनिंग हो रही है वो किसकी वजह से होती है, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होती है। ओके, तो ये डायग्राम जो है वो आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को आप लोग जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और आपका पूरी सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे कि कौन सा डायग्राम जो आपका कौन सा पार्ट है वो क्या फंक्शन भी रोल प्ले कर रहा है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी जो है वो क्या कर रही है, एडीएस सिक्रीशन कर रही है। वेस्कुलर स्मूथ मसल क्या कर रहे हैं, जो है वो हाइपरटेंशन कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो थ्रस्ट को हमारे यानी कि प्यास, भूख प्यास जो सेंटर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी थ्रस्ट सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे किसकी वजह से हो रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 की हेल्प से होते हैं। ओके, अगर आप लोगों को अभी भी इसके रोल को समझने में कहीं डाउट्स हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हो। ये वीडियो में आपको जो आपके डाउट्स हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को लेके, वो आई होप कि क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। In this video, we will discuss the renin-angiotensin-aldosterone system. And before getting into all the complex stuff, let's have an overview of this system. So whenever your blood pressure falls, known as hypotension, the kidneys are able to sense it and they activate the renin-angiotensin-aldosterone system, which acts on kidney as well as the blood vessels to restore the blood pressure to the normal. Most of you know the kidneys are supplied by a set of renal arteries, which supply almost 20 to 25% of whole cardiac output to kidneys. This blood reaches the glomeruli through the afferent arterioles and leaves the glomeruli through the efferent arterioles. These cells you see are the juxtaglomerular cells. The word juxta means near, hence these cells are located near the glomerulus. These cells secrete a substance known as prorenin, and hypotension is a main stimulator of converting prorenin into renin. Renin is an enzyme which acts on angiotensinogen. The word angio means vessels. The word tensinogen means a substance which constricts the vessels. It is a plasma protein which is synthesized in the liver. Renin converts angiotensinogen into angiotensin 1. The next step takes place in the lungs when the enzyme angiotensin converting enzyme acts on angiotensin 1 and converts it into angiotensin 2. The angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor which mediates the effects of renin-angiotensin-aldosterone system. Let's look at the effects of angiotensin 2 on blood vessels. As I said, angiotensin 2 is a very potent vasoconstrictor. It constricts both the arteries as well as the veins. The constriction of the arteries leads to a total peripheral resistance increase, and the constriction of veins lead to increase in the venous return to the heart. Both these mechanisms increase the blood pressure of the person. This effect is rapid and takes a few minutes. Now let's look at the effects of angiotensin 2 on the kidneys. These effects are slow and take a few days to have their maximum effect. Angiotensin 2 acts on kidney in two ways. The first is the direct mechanism. As most of you know, the GFR of the kidney is directly proportional to the blood flow through the kidneys. The blood enters the glomeruli through the afferent arterioles, and angiotensin 2, being a powerful vasoconstrictor, constricts these afferent arterioles mainly and decreases the blood flow through the kidneys. This results in a decrease in the GFR of the kidney, which results in a decrease in the urine output through the kidney. Now, second is the indirect effect, in which the angiotensin 2 acts on the adrenal gland and releases aldosterone. Aldosterone in turn acts on the kidney and increases the sodium reabsorption as well as the water reabsorption. So we have a decreased urine output, increase in the water reabsorption,
an increase in the sodium reabsorption. All these effects lead to an increase in the extracellular fluid of the body, an increase in the capillary pressure, and a long-term increase in the arterial pressure. So to summarize, let's suppose a person gets stabbed and he loses a lot of blood. This will lead to a decrease in the blood pressure of the person known as hypotension, which is a potent trigger of activation of renin-angiotensin-aldosterone system. The RAAS further acts on the blood vessels as well as the kidneys and normalizes the blood pressure. So this was all about the renin-angiotensin-aldosterone system. Thank you so much for watching this video. Like our channel on YouTube for all the upcoming videos and make sure to like our channel on Facebook for flashcards and upcoming notifications. के आई होप कि आप लोगों को रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दोनों टॉपिक इजीली समझ आ गए होंगे. सो थैंक यू फॉर वाचिंग.